नमस्कार मित्रों, मैं देवाशीष स्वागत करता हूं हिंदी सफर की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी व्याकरण और भाषा का जो सामान्य ज्ञान है उससे हम परिचित हुए थे और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो बिंदु है, आज का जो विषय है वो वर्ण विचार है। और वर्ण विचार को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बेहतर आवश्यक हो जाता है, जैसे कि व्याकरण और भाषा। व्याकरण और भाषा के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है ना, वर्ण है। दूसरा क्या है ना, शब्द है। और तीसरा क्या है ना, वाक्य है। तीसरा क्या होता है ना, वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य किससे बनता है ना, शब्दों के सार्थक योग से बनता है। वाक्य शब्द के सार्थक योग से बनता है। और जो शब्द है वो वर्ण से बनता है। ठीक है, और वर्ण किससे बनता है, आज का विषय है वर्ण किससे बनता है, वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, वर्ण के बारे में जो जो बिंदुएं होंगी, जो जो तथ्य होंगे, उनको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे ना, वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार किसे कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं कि वर्ण विचार किसे कहा जाता है ना। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। वर्ण विचार हमें क्या सिखाता है, वर्ण विचार से हम क्या सीखते हैं ना, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, वर्णों को शुद्ध कैसे लिखा जाता है और उनका शुद्ध प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उसी के बारे में देखेंगे। तो वर्ण विचार किसे कहा जाएगा, वर्ण विचार किसे कहा जाएगा ना, वर्ण विचार वर्णों का शुद्ध उच्चारण, हमें उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है, शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है और शुद्ध प्रयोग, वर्णों को कैसे हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे, शुद्ध प्रयोग कैसे करेंगे, उसका ज्ञान प्रदान करता है। तो वो क्या कहलाता है ना, वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, फिर देखते हैं ये वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कहाँ से आया। क्या शब्द के सार्थक योग से बनता है और शब्द किससे बनता है ना, वर्ण से बनता है। और वर्ण किससे बनता है ना, ध्वनि से बनता है। वर्ण किससे बनता है ना, ध्वनि से बनता है। ये ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है ना, भाषा की मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है ना, ध्वनि कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं कहते हैं, ये हम मौखिक रूप से एक ध्वनि को उच्चारण करते हैं, ये मौखिक रूप है। और इसी मौखिक रूप को अगर हम को यहाँ पर लिख देते हैं, को यहाँ पर लिखते हैं, को यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप था। हम मुख से जो बोलते हैं ये भाषा का मौखिक रूप है। और इसको हम अगर लिख देते हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा ना, लिखित रूप हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सबसे मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना, ध्वनि होती है। और ध्वनि का लिखित रूप ही, और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है ना, वर्ण कहलाता है। ये क्या है ना, लिखित रूप है। ये लिखित रूप है, ये क्या होता है, लिखित रूप होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या वाक्य किससे बनता है, शब्द के सार्थक योग से बनता है। और शब्द किससे बनता है ना, वो वर्ण से बनता है। और वर्ण किससे बनता है ना, ध्वनि से बनता है। कि ध्वनि क्या है ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। हम जो मुंह से जब किसी ध्वनि को उच्चारण करते हैं, जो मौखिक होता है वो ध्वनि कहलाता है। और ध्वनि को जो हम लिख देते हैं, ध्वनि को जब हम लिख देते हैं, उसका लिखित रूप ही क्या कहलाता है ना, वर्ण कहलाता है। ठीक है, उसका लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा को अगर हम लिखेंगे तो आइए देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कह दिया जाता है, वर्ण कह दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, इसको याद रखना चाहे तो आप रख सकते हो। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न पूछता है
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है ना, सदैव ध्वनि होती है। सदैव, इसका उत्तर सदैव क्या होगा ना, ध्वनि होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है ना, ध्वनि होती है। दूसरे तथ्य पर आइए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित पूछता है, अगर लिखित पूछता है तो इसका उत्तर सदैव क्या होगा ना, वर्ण होगा। ठीक है, इसका उत्तर सदैव क्या होगा ना, वर्ण होगा। ठीक है, तो ध्वनि होगा और लिखित आता है तो वर्ण होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये मौखिक वाला भी शर्त ना दे और लिखित वाला भी शर्त ना दे, सिर्फ इतना पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सदैव वर्ण होता है। इसका उत्तर सदैव वर्ण होता है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। और भाषा और व्याकरण के जो प्रमुख 3 अंग थे, क्या था, एक तो पहला था वर्ण था, पहला क्या था, वर्ण था। दूसरा क्या था, शब्द था। और तीसरा क्या था ना, वाक्य था। ठीक है, हम भाषा के 3 प्रमुख अंग को पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, वर्ण है। दूसरा है शब्द है। तीसरा क्या है ना, वाक्य होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछता है तो उसका सदैव आंसर ध्वनि होगा। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछता है तो उसका सदैव आंसर वर्ण होता है। परंतु जहाँ पर मौखिक शब्द ना मिले या लिखित शब्द भी ना मिले, सिर्फ इतना पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसका सदैव उत्तर क्या होगा ना, वर्ण होगा। क्यों होगा कि हम देख चुके हैं कि भाषा के कुल कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और सबसे बड़ा अंग क्या है ना, वाक्य होता है। और सबसे छोटा अंग क्या है ना, वर्ण होता है। तो इसका उत्तर सदैव वर्ण होगा। अगर ऑप्शन में ध्वनि और जो वर्ण है, ध्वनि और वर्ण दोनों दिए होंगे तो ये सही होगा। अगर ऑप्शन में ये वर्ण ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका उत्तर आप ध्वनि टिक कीजिएगा। ठीक है, परंतु साधारण तौर पर इसका उत्तर वर्ण ही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे तथ्य की ओर चलते हैं। चौथा जो तथ्य है वो क्या है ना, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है ना, शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है ना, शब्द होता है। क्यों, वर्ण क्यों नहीं होगा, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। मैं अगर कहूँगा इसका कोई अर्थ है नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं कहूँगा वो, इसका कुछ अर्थ है नहीं। मैं कहूँगा ना, इसका कुछ अर्थ है नहीं। परंतु हम इनको मिलाकर अगर लिख देते हैं, पवन, इनको अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो इसका अर्थ निकलता है। तो शब्द का अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है ना, शब्द होता है, वर्ण नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5वां जो तथ्य है, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, आप सबसे छोटी इकाई कह लो या सबसे बड़ी इकाई कह लो, उसका उत्तर क्या होगा ना, वाक्य ही होगा। उसका सदैव क्या होगा, उत्तर ना, वाक्य ही होगा। भाषा के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, 3 इकाइयाँ हैं। भाषा की 3 इकाइयाँ हैं, वो क्या क्या हैं ना, शब्द है, वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। ठीक है, ये भाषा की है। अगर पूछता है कि अर्थ के आधार पर कितनी इकाई है, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, तो वो 2 हैं। पहला क्या है ना, शब्द होता है और दूसरा क्या है ना, वाक्य होता है। यहाँ पर वर्ण नहीं आएगा, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ होता है। अगर पूछता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, तो इकाई केवल एक है, वो वाक्य है। जो शब्द है, शब्द का अर्थ होता है, भाव या भावार्थ नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद वर्ण को देखते हैं। वर्ण क्या है हम जान चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, और ध्वनि का जो लिखित रूप है वही वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है ना, वर्ण कहलाता है। तो वर्ण को देखते हैं। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं ना, वर्ण के 2 प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ना, 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है ना, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है ना, व्यंजन। दूसरा क्या होता है ना, व्यंजन होता है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये जो वर्ण है इससे मिलता जुलता एक शब्द मिलता है, वो क्या है ना, अक्षर। अक्षर सभी वर्णों को, एक महत्वपूर्ण चीज़, एक महत्वपूर्ण तथ्य को देखिए, सभी वर्णों को, जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों को अक्षर कहा जाता है, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं कहलाते हैं। सभी जो वर्ण होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं, और सभी अक्षर वर्ण नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? अक्षर किसे कहा जाता है ना, एक श्वास में, जो एक श्वास में उच्चारित होता है उसे अक्षर कहा जाता है। जैसे कि आम, नाम, काम, दाम, इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं, इसी प्रकार के जो शब्द या पद होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो सभी वर्ण हैं वो अक्षर कहलाएंगे, और सभी अक्षर वर्ण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिए। इसमें ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है कि फिर से देखिए, ये जो वर्ण है सभी वर्ण अक्षर कहलाएंगे, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये जो स्वर वर्ण है ये क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, और ये स्वर और व्यंजन के मध्य किसका अंतर है? सिर्फ नहीं का। स्वर में और व्यंजन में सिर्फ किसका अंतर है ना, नहीं का अंतर है। किस प्रकार नहीं का अंतर है? देखिए, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? हम जब मुख से जब किसी वर्ण को, किसी ध्वनि को जब उच्चारित करते हैं, वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं ना, स्वर कहते हैं। जब किसी वर्ण या वर्ण या ध्वनि को जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय अगर ध्वनि बिना किसी रुकावट से बाहर निकल जाती है तो वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। और जो बाधा के साथ निकलते हैं, संघर्ष करके निकलते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं ना, व्यंजन कह देते हैं। इसकी परिभाषा को अगर हम लिखना चाहें तो आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। वे वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है ना, वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कह दिया जाता है ना, स्वर वर्ण कह दिया जाता है। व्यंजन किसे कहा जाता है ना, वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं ना, व्यंजन कह सकते हैं। जैसे कि हम अगर ये जो अ है, ये अ है, अ को अगर हम उच्चारण करेंगे तो जितना भी समय हम उच्चारण करेंगे तो उसका अंतिम जो स्वर निकलेगा, अंतिम जो आवाज़ निकलेगा वो अ ही निकलेगा। ठीक है, ये स्वतंत्र है, इसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती है। अगर हम क को उच्चारण करेंगे, अ के अलावा क का अगर उच्चारण करेंगे तो क को अगर हम जब उच्चारण करेंगे तो शुरुआत में हम क को उच्चारण कर रहे हैं, और बाद में क्या हम इसमें क्या देखने को मिलता है, हम अ देखने को मिलता है, इसमें अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो क है ये स्वर सहित है। जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र नहीं उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, और ये स्वतंत्र कहलाते हैं। जैसे कि क किस प्रकार बनता है, क स्वर रहित क और अ मिलकर क्या बनते हैं ना, क बनता है।
क्या बनता है ना, क बनता है। ठीक है, ये जो क है, ख है, ग है, ये व्यंजन कहलाते हैं और ये स्वर के साथ मिलकर ही उच्चारण हो पाते हैं, स्वतंत्र नहीं उच्चारित होते हैं। जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं उनको स्वर ध्वनियाँ या स्वर वर्ण कह दी जाती है। इनके जो बीच में केवल नहीं का अंतर होता है। ये स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिर्फ नहीं का अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो इसके प्रकार हैं, इसके बाद क्या देखेंगे ना, स्वर वर्ण के प्रकार देखेंगे और व्यंजन के जो प्रकार होते हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।